हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री से। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हम अभी तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपके मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रिमिटिव मेथड, जो सबसे पुराना मेथड था जे थॉमसन मॉडल द्वारा जे थॉमसन द्वारा दिया गया था, उसको हमने क्या कहा था, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा था। और उसको हमने कंपेयर किया था किसके साथ में, वाटरमेलन के साथ में। इसके साथ ही हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, और उसके बेसिस पे हमें पता लगा कि बोर मॉडल था वो, जे थॉमसन मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने तो क्या बताया था कि एटम स्फेरिकल शेप में होता है, और उसमें जो प्रोटॉन है वो क्या, होल स्पेयर में स्प्रेड रहते हैं, फैले रहते हैं। और उनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कहीं कहीं एम्बेडेड रहते हैं, उनमें दसे रहते हैं, जिसकी हमने तुलना वाटरमेलन से की थी। उसमें हमने जैसे रेड पार्ट है उसको तो क्या माना था, प्रोटॉन माना, और जो ब्लैक सीड है उसमें दसे रहते हैं वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन से तुलना की। ऐसे ही मैंने आपको एक बताया था केक के बारे में, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक से मैंने उसको तुलना की थी, क्योंकि केक को जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें पुडिंग भी बोलते हैं, स्वीट होती है पुडिंग। तो उसी बेसिस पे मैंने आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक का एग्जाम्पल बताया था। तो उसमें आपने देखा अंदर क्या रहते हैं, चोको चिप्स दसे रहते हैं। तो चोको चिप्स तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो होल केक हो गया, कंप्लीट जो केक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स के बम्बार्डमेंट द्वारा, तो उसने क्या बताया कि जो एटम है वो क्या है, ज़्यादातर तो क्या एम्प्टी है, खाली है। क्योंकि जो अल्फा कण थे, पार्टिकल्स से रेज थे, वो क्या बिना यानी किसी डिफ्लेक्शन के निकल गए। और कुछ पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स, वो क्या हुए, डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। और अराउंड 1 पार्टिकल आउट ऑफ द 20,000 क्या हुआ, जो सेंटर से पास हो रहा था वो 180 डिग्री पर वापस आ गया, रिवर्स आ गया। तो इसे रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो एटम है वो ज़्यादातर पार्ट तो खाली है, और जो मास है एटम का वो स्प्रेड नहीं रहता, बल्कि किस में रहता है, छोटे, बहुत ही छोटे स्मॉल एरिया में सेंट्रलाइज्ड रहता है एटम के, जिसको कि न्यूक्लियस कहा गया है। यानी जो पॉजिटिव मास है वो बहुत ही छोटे एरिया में पाया जाता है। इसका मैंने आपको रेडियस भी बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, तो उसका कितना होगा आपके न्यूक्लियस का, 10⁻⁻15 मीटर, यानी करीब उससे 1 लाख टाइम्स लेस होता है। तो इसके बेसिस पे देखें तो क्या हुआ, आपके जो जे थॉमसन थ्योरी थी वो क्या हुई, फेल हो गई। क्योंकि रदरफोर्ड ने तो बताया कि जो प्रोटॉन है, मास है, वो बहुत कम एरिया में रहता है, बहुत ही स्मॉल एरिया में सेंट्रलाइज्ड रहता है एटम के। जबकि जे थॉमसन ने क्या बताया था कि प्रोटॉन कंप्लीट फैला रहता है। तो रदरफोर्ड थ्योरी तक हमने पढ़ा था। लास्ट हमने छोड़ा था अपने कि इसकी फेल्योर, रदरफोर्ड थ्योरी भी क्या हुई, फेल हो गई, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाई। तो इसका मेन जो कारण था फेल होने का वो क्या था, रदरफोर्ड थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाई। किस तरह से नहीं बता पाई उसको अभी हम समझेंगे यहाँ पर। तो अपना जो हेडिंग इसमें चलेगा, फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड थ्योरी ने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिक्स नहीं रहता। जैसे मान लीजिए हम कंपेयर करें, अगर मान लीजिए ये अपना न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसको हम एक सोलर सिस्टम के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं, उसके बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे इसको। तो सोलर सिस्टम में आपको मालूम है अपना जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हम देखते हैं अपने क्या प्लेनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है।
तो अपन इसको भी एक समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये तो क्या है, सन है, ठीक है, और इस पे क्या है, अर्थ, इसके अराउंड क्या है, चक्कर लगा रही है, ठीक है, घूम रही है इसके चारों। तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, कितना समय लगता है, 1 साल। 1 साल में अर्थ सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन सूर्य के चारों ओर घूमते के साथ साथ क्या है, ये अपने एक्सिस पे भी घूमती है, यानी सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमते हुए ऐसे ऐसे ये चक्कर लगाती है। तो अपनी एक्सिस पे तो ये 24 आवर्स में घूमती है, जिससे हम कहते हैं डे नाइट बनते हैं। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कितना, पूरा 1 साल में लगाती है। तो ऐसे ही कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस हम देखें तो सन और अर्थ पर कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए अर्थ सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट कक्षा में चक्कर लगाती रहती है, यानी एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन पे तो क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो मैक्सवेल थ्योरी भी कहती है, और साथ ही यहाँ पर 2 थ्योरी काम करती है, तो मैक्सवेल थ्योरी और एक आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यानी पहली बात तो अपन ये लिखेंगे कि रदरफोर्ड किसके बारे में नहीं बता पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। तो पहला आपके क्या हो गया, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, ये तो इसका फेल्योर हो गया। लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर 2 वर्ड काम करते हैं, 2 अजम्पशंस हैं, 2 कंसेप्ट है यहाँ पर। एक तो आपके क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कूलाम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलाम्बिक फोर्स भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये क्या होता है कूलाम्बिक फोर्स, अगर अब हम इसको देखें, कूलाम्बिक फोर्स को अपन किस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए हमने Fc लिखा है इसको, तो देखिए ये तो चार्ज हो गए, आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, K तो कांस्टेंट हो गया, कूलाम्बिक कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। जैसे अपन अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस लें, तो ऐसे ही क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया R। और Q1 Q2 क्या हो गए, चार्ज हो गए। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि Q1 मान लीजिए आपकी चार्ज है किस पर, न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, Ze, ये तो चार्ज हो गया, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Ze, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मान लीजिए E है अपॉन R स्क्वायर। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कि Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो एक ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक फोर्स काम करता है, इसकी वजह से तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, आकर्षित होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखें, जो दूसरा कंसेप्ट था वो क्या था, मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल जो रेडिएशंस लॉ है, मैक्सवेल रेडिएशन लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो मूव करने के दौरान क्या करता है, वो रेडिएशन लॉस करता है, मतलब एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। तो दूसरा आपके क्या हुआ,
मैक्सवेल लॉ ऑफ रेडिएशन, एज पर मैक्सवेल लॉ ऑफ रेडिएशन, a particle lost the energy in the form of रेडिएशन। जब एनर्जी लॉस करेगा रेडिएशंस की फॉर्म में तो क्या होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया और एक क्या हो गया, मैक्सवेल रेडिएशन लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे करके क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और कुछ समय बाद क्या ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जबकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में घूमता रहता है और एटम क्या है, स्टेबल है। लेकिन रदरफोर्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये क्या था, रदरफोर्ड थ्योरी का फेल्योर था। इसको आगे बोर मॉडल ने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, इस कमी को दूर किया, जो कि हम नेक्स्ट बोर मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये तो क्या हो गया इसका, अपने रदरफोर्ड थ्योरी का फेल्योर। अब चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन, रदरफोर्ड थ्योरी पर भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने इसमें क्या लिया था, जिस पर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था। एक हम क्वेश्चन लेते हैं। बोर थ्योरी पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखा था आपने गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, पतली क्या ली थी, गोल्ड फॉइल, और उस पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कहूँ कि हम गोल्ड की जगह अगर एल्युमिनियम की फॉइल लेते हैं तो एक्सपेरिमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर इसमें देखें अपन, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एल्युमिनियम फॉइल taken in place of gold foil, then what effect observed, यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। एल्युमिनियम फॉइल तो आप जानते हो, जनरली जो पैकिंग मटेरियल के जो फॉइल आती है ना, अपन कई बार खाना भी करते हैं, खाना वैसे करना नहीं चाहिए, हार्मफुल हो जाता है। बाकी और भी पैकिंग मटेरियल, स्वीट्स हो, खाना हो, आपके टिफिन जो भी ले जाते हैं आप पैकिंग मटेरियल में करते हैं, तो क्या होता है, एल्युमिनियम फॉइल होता है। तो अगर हम एल्युमिनियम फॉइल लें गोल्ड की जगह तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको मालूम है, आप देखते हैं जैसे गोल्ड और एल्युमिनियम, इसमें से कौन सा मेटल हल्का है, कौन सा भारी है। अगर हम यहाँ पर देखें मास के हिसाब से तो विच मेटल इज हैवियर, पता है आपको, राइट। गोल्ड आपके क्या होता है, हैवी होता है। अगर मास के हिसाब से देखें तो गोल्ड का एटॉमिक मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, बाद में आता है ना, इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। और एल्युमिनियम का मास कम होता है, 27 होता है। तो क्या होगा, जो एलिमेंट मेटल जितना भारी होता है उसका डिफ्लेक्शन भी, जो अपनी अल्फा रेज डिफ्लेक्ट होती है ना बम्बार्डमेंट्स, उनका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। और जो हल्का होता है मेटल, उसका डिफ्लेक्शन कम होता है। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा, अगर एल्युमिनियम फॉइल लेंगे तो बिकॉज ऑफ द लाइटर मेटल, हल्के मेटल की वजह से, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द लाइटर मेटल देयर इज अ लेस डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एल्युमिनियम। तो आंसर में अपन क्या लिखेंगे, लेस डिफ्लेक्शन। देखा था डिफरेंट एंगल्स में डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो आपके,
लेस डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यही तो लिए थे ना हमने। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? हीलियम के नाभिक, ठीक है। लेस डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स देन गोल्ड की तुलना में एल्युमिनियम के लिए क्या होगा? लेस डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको आप नोट कर लें। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं पता होता तो कई बार इसमें अपन गलत आंसर दे देते हैं, अटक जाते हैं। अब अपन रदरफोर्ड थ्योरी अपन ने पढ़ ली, उसका फेल्योर भी देख लिया। अब किस तरह से इन फेल्योर को दूर किया गया, ये अब हम पढ़ेंगे किसमें? बोर थ्योरी में। तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक है बोर थ्योरी, और ये लंबा चलेगा, कई वीडियोज़ में ये कंप्लीट होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बोर मॉडल। ठीक है, तो बोर मॉडल के पहले हमें इसने क्या अजम्पशंस दिए, इसके क्या पोस्टुलेट्स थे, हिंदी में हम अवधारणाएं बोलते हैं, तो क्या अवधारणाएं थी उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग है आपके बोर मॉडल में क्या है? पोस्टुलेट्स, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? अजम्पशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल, ठीक है। चलिए, फर्स्ट अजम्पशन तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, वही सेम था जैसे अपन पढ़ चुके हैं। जे थॉमसन ने भी कहा था कि एटम न्यूट्रल होता है, रदरफोर्ड ने भी माना कि एटम न्यूट्रल होता है, और बोर थ्योरी भी इसी अजम्पशन को मान के चलती है कि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्ट अजम्पशन तो आपके यही हो गया, क्या हो गया? एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, अब साथ में रीजन भी लिख दीजिए इसके साथ में। इसके न्यूट्रल कब होगा? बिकॉज it has equal number of electrons and protons। ठीक है, अब ये चीज़ तो रदरफोर्ड ने भी बता दी थी कि प्रोटॉन्स तो क्या होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, सेंट्रलाइज्ड रहते हैं वेरी स्मॉल एरिया में, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, किसके? न्यूक्लियस के चारों ओर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अजम्पशन बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पर कंसीडर करें, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट होता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये क्या सेकेंड अजम्पशन था बोर का? क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, मतलब चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in a circular path, ठीक है। ये क्या हो गया कि सर्कुलर पाथ में घूमता है इलेक्ट्रॉन। इसके साथ ही अब जो मेन अजम्पशन आता है, इन ए सर्कुलर पाथ
और दूसरी हम चीज़ क्या कह सकते हैं, इन्हें डेफिनेट पाथ, सर्कुलर एंड डेफिनेट, एक निश्चित पाथ में घूमता रहता है जब तक कि वो या तो एनर्जी लॉस नहीं करे या एनर्जी गेन नहीं करे। यानी उस इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है। अब इस चीज़ को हम और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में क्यों घूमता है, ठीक है ना। और ये जो फिक्स पाथ है ना, अपन देखें इनको, जैसे ये फिक्स पाथ हैं इनको, ये कितने 7 तक होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो फिक्स पाथ में घूम रहा है, इनकी क्या होती है, जो फिक्स पाथ में घूमता है इनको अपन क्या कहते हैं, शेल का, उन्होंने ऑर्बिट का क्या कहा, पाथ, which were called शेल, और इनको क्या, ऑर्बिट, इनको क्या कहा, ऑर्बिट कहा, ठीक है। जिनको हम क्या लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। या भी हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे जब इसको पढ़ेंगे। और एन इजिकल टू यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 7 तक अपने होते हैं। और इनको साथ ही अपन क्या बोलते हैं, के एल एम एन, ठीक है। तो ये जो फिक्स पाथ है, सर्कुलर पाथ, ये क्या कहलाते हैं, शेल या ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, ये इसके लिए फिक्स होता है। एक चीज़ अपन और यहाँ पर समझेंगे कि ये जो अपन जो भी पढ़ रहे हैं, ऑर्बिट पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए है। जो बोर थ्योरी है, इट इज़ कंसिडर्ड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, दैट मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो ये नोट डाल के आप अलग से इसको आप कर लीजिए यहाँ पर। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बोर थ्योरी एप्लीकेबल, बोर थ्योरी एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मीन्स क्या हो गया, मीन्स वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एक इनके लिए केवल लागू होगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। अब देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भी कैटायन एनायन, इसमें क्या ओनली होना चाहिए, वन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्पीसीज में। जैसे मान लीजिए तो आपका हाइड्रोजन हो ही गया, आप जानते हैं हाइड्रोजन में तो क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन होता है, वन प्रोटॉन होता है। और अपन क्या देख सकते हैं, आपको मालूम है हीलियम, हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे तो क्या बन गया है, He+। ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन वाली। अगर अपन लिथियम लें तो लिथियम में वैसे तो कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये किस पे केवल काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में काम करेगा। तो इसलिए अपन इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कितना बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यानी ये Li+2। आप बेरिलियम लें तो बेरिलियम में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया, +3 हो गया। तो इस तरह से जो बोर थ्योरी है वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही काम करेगी, ठीक है। इसमें अपने एग्जाम्पल्स क्या हो गए, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस, लिथियम +2 और बेरिलियम +3 एक्सेट्रा। 2 अजम्पशन हो गए। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर के डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अब डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर क्यों लगाएगा, क्या फोर्स काम करते हैं, अब अपन थर्ड उसमें लिखेंगे एजम्पशन में। इनको उतारिए। देखिए अब नेक्स्ट आपके इसमें एजम्पशन में अपन लिखते हैं
थर्ड में आपके क्या कहते हैं, अपन ऐसे लिख लें कि इलेक्ट्रॉन रोटेट इन अ डेफिनेट ऑर्बिट बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस वर्क, सेंट्रीपिटल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो अपन बात करते हैं। जो थर्ड अजम्पशन में है, क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस revolves in a definite यानी निश्चित definite orbit because two opposite forces work on it during movement। जब ये गति करता है तो इस पर क्या होता है, टू अपोजिट फोर्स वर्क करते हैं। अब देखिए कैसे, जब आपके रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन पे तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे हमने पढ़ा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जेडी चार्ज है। अब किसी में भी आप निकालें, जैसे मान लीजिए अपन ने इस ऑर्बिट में निकाला तो इसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। अगर हम मान लीजिए ये हो गया इसका, मान लीजिए इसमें अपन निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, R1 हो गया, कोई भी है तो रेडियस ही है ना। तो जब भी इस पर रोटेट करेगा तो एक तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, जो अभी हमने बात करी थी ना, K = ZD²/R², जो हमने वहाँ समझाया था आपको रदरफोर्ड के फेल्योर में, अभी पढ़ा था इसी वीडियो में हमने। दूसरा हम देख रहे हैं कि जब ये मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस पर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, वो आपके क्या होगा, mv²/r, यानी m तो मास हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, जितना ज़्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपने देखा हो, जैसे अपन कहते हैं कि भाई ग्लास में अपन पानी लेके और उसको घुमाएं, तो जितनी तेज़ी से आप घुमाओगे उसको, वो क्या होगा, पानी उतनी दूर उठता है ग्लास में, और बीच में क्या बन जाता है, एक सेंटर बनता है। तो ये बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और एक जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस क्या रहते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपके एक डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब अपन वो बात करते हैं। तो देखिए, एक तो आपके क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, mv²/r। m तो क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, v क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीड से घूमे, जैसे मैंने अभी कहा ना आपको, पानी को लेके आप घुमाइए, थोड़ा सा घुमाएंगे धीरे धीरे तो कम पीछे उठता है, तेज़ी से घुमाएंगे तो ज़्यादा पीछे हटता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जितना तेज़ी से घूमेगा। और r क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई, किससे, ऑर्बिट की न्यूक्लियस से, रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपने देखो पीछे मैंने आपको बताया था कि ZD²/r², कि ZD²/r²। तो ये आपके मेन क्या टू फोर्सेज हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निश्चित ऑर्बिट में घूमता रहता है।
कहा था ना, जैसे रदरफोर्ड ने तो कहा कि साहब की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, मैक्सवेल थ्योरी वहाँ पर काम कर गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बोर ने मैक्सवेल थ्योरी को साइडलाइन कर दिया, अलग कर दिया। यानी यहाँ पर अपन देखें, उन्होंने इन टू फोर्सेज के बारे में बताया और कहा कि भाई इन टू फोर्सेज की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में घूमता रहता है। तो ये हो गया आपके, ये आपके आगे काम आएगा, क्योंकि अभी हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन और इसकी ऑर्बिट की रेडियस भी निकालेंगे, सभी की बारे में किस तरह से निकालते हैं, फार्मूला ड्राइव करेंगे, वेलोसिटी का भी फार्मूला ड्राइव करेंगे, एनर्जी का भी फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो ये सब अपन किस पर बेस होगा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस में डेफिनेट ऑर्बिट में घूम रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके टू फोर्सेस वर्क करते हैं जो कि इक्वल रहते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसी वजह से क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिनेट पाथ में घूमता रहता है। एक तो आपके सेंट्रीपिटल हो गया जो बाहर की तरफ काम कर रहा है, और एक क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको कॉपी करिए। अब एक हाइपोथेसिस और दी थी, इसको आप नंबर 1 दे दीजिए, और ये हम बहुत आगे काम में लेंगे, इसको आपको धीरे धीरे काम में लेंगे, आपको लर्न भी हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भी किस तरह से याद होगा, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। जिस जहाँ जहाँ हम काम में लेते जाएंगे, अपने आप कोई चीज़ है ना, अपन बार बार रिपीट करें काम में ले तो ऑटोमेटिक वो याद होती जाती है। तो ये भी इसी तरह से आपको याद होता जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी काम आए अपन इसको रिमाइंड करके वहाँ पर रखेंगे। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा अपन देखें, इसका अजम्पशन क्या था मेन, वो भी काम आएगा, वो देखिए क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा अजम्पशन क्या कहता है कि आपने देखा होगा, जब भी कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तब तो उसका क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम आपको मालूम है हम किससे लिखते हैं, mv से लिखते हैं मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी। ये तो क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखिए आप, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें देखें तो आप क्या है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों चक्कर लग रहे हैं, अराउंड उसके रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसके डिफरेंट एंगल्स बनेंगे। मान लीजिए किस समय यहाँ पर है, कुछ समय बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपके काम करेगा, वो क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम काम करेगा। क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम अपन देखें तो किस पे, साथ में इसमें रेडियस भी आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है जब तो हम क्या करते हैं, केवल मोमेंटम कंसीडर करेंगे। लेकिन जब कोई एंगल से सर्कुलर पाथ में घूम रही है कोई चीज़, तो हम वहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, एंगुलर मोमेंटम। यानी उसमें आपके क्या हो जाता है, रेडियस भी इंक्लूड हो जाता है। यानी यहाँ पर अपन जो कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम किस तरह से निकालेंगे, देखिए बस इसमें अपने को क्या जोड़ना है, रेडियस और लगाना है। यानी एंगुलर मोमेंटम आपके क्या हो जाएगा, mvr। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखेंगे, mvr से। अब देखिए बोर अजम्पशन क्या कहती है, बोर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं ऑर्बिट या शेल में घूमता है जिनका कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल मल्टीपल होता है। यानी mvr = h/2π होल मल्टीपल। होल मल्टीपल मतलब क्या हो गया, 1 2 3। तो अगर हम यहाँ पर NH, इसको क्या लिखते हैं, NH। N क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डेफिनेट ऑर्बिट में घूमता है, और उन्हीं में घूमता है जिनमें कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल मल्टीपल होता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, फिक्स हो गया। यानी ऐसे नहीं कि हम कहीं में भी घूम जाएगा, एक इस पर डिपेंड करेगा कि आपका mvr है, एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2π का होल मल्टीपल है या नहीं। सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये अपन सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। इसको पहले तो अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे,
इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus only in those orbits having angular momentum whole multiple of h/2 और इसका फॉर्मूला आपने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। जब भी हम आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे रेडियस के लिए या वेलोसिटी के लिए या एनर्जी के लिए, तो हमें दो ही फॉर्मूले काम में आएंगे। एक तो मैंने पहले अभी फोर्स वाला आपको बताया और एक अपन ये एंगुलर मोमेंटम वाला बताया, ठीक है। इन फॉर्मूले को अपने को बहुत बार बार काम में लेना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बेसिस पे अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो फाइनल अपने कंक्लूजन क्या निकाला, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in the orbit is quantized यानी फिक्स होता है। ऐसे मैंने आपको बताया जैसे एनर्जी है, एनर्जी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिट में फिक्स होती है। बताया ना आपके, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है फिक्स ऑर्बिट में, वो एक से दूसरे ऑर्बिट में जब तक शिफ्ट नहीं करता जब तक कि या तो वो एनर्जी गेन करे या एनर्जी लूज करे। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, गेन करके कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा, ठीक है ना, तो कम से हायर में चला गया। और अगर आपके लूज करेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे वाले में आ जाएगा। यहाँ इसने गेन की एनर्जी और इसमें रिलीज की। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके और लूज करके ही शेल का ऑर्बिट की शिफ्टिंग संभव होती है, शिफ्ट करता है, अदरवाइज वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। और ये पता है ये एनर्जी किसके रूप में लॉस होती है, फोटॉन्स के रूप में। अपन पढ़ते हैं लाइट रेडिएशन से, वो फोटॉन्स के रूप में रिलीज होती है। इसको भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे अपन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सभी डिस्कस अभी हमें करना है एनर्जी के बारे में। जैसे एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर लास्ट पॉइंट और लिखते हैं इसमें पोस्टुलेट्स में। ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखना, फोर्स वाला और एंगुलर मोमेंटम वाला। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज their orbit only either it gain the energy or lose the energy। ठीक है, केवल कब चेंज करेगा, जब एनर्जी या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पर कंसीडर करके चलें, जैसे ये आपका मान लीजिए n = 1 ऑर्बिट हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। ये मान लीजिए आपके n = 2 हुआ और ये मान लीजिए n = 3 हुआ। इनको अपन KLMN भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अपने जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें एनर्जी मान लीजिए E1 है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। इन ईच ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। जैसे अपने बताया ना एंगुलर अभी पढ़ा अपन ने कि इलेक्ट्रॉन न्यू ऑर्बिट में घूमता है जिनका कि एंगुलर मोमेंटम
h/2 का होल मल्टीपल होता है। तो ऐसे ही ईच ऑर्बिट में जो उसका एनर्जी है वो भी फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो वो अभी हम पढ़ेंगे, एनर्जी निकालेंगे किस तरह से निकालते हैं इसका। ये तो मैं केवल एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से अपन एनर्जी चेंज होती है जब आपके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में आपकी एनर्जी कितनी है, E1 है। सेकंड में मान लीजिए E2 है और ये आपके क्या है, E3 है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया और कहाँ चला गया, E1 से E2 में गया, तो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो जो एनर्जी डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, E2 माइनस E1। E2 में तो ज़्यादा हो गई और E1 में कम, तो क्या हुई, एनर्जी एब्जॉर्ब की। क्या की, एनर्जी एब्जॉर्ब की। और जब E2 से E1 में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर अभी अपन देखेंगे एनर्जी के बारे में, पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी होती है, फिर वो आपके जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस में तो कितनी होती है, ये अभी हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका बोर्ड और मॉडल है, ये काफ़ी लंबा चलेगा। इसमें अपन सारे फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद अपन स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह से स्पेक्ट्रम बनता है। तो आज तो हमने केवल आपको इनके पोस्टुलेट्स के बारे में बताया कि क्या क्या इसके बोर थ्योरी के पोस्टुलेट्स से। ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने क्या चीज़ पढ़ी, 3 चीज़ें पढ़ी। देखिए अब ये चीज़ें तो पढ़ लिया अपन ने कि फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, क्यों करता है, फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। उन्हीं ऑर्बिट में करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल मल्टीपल होता है। अब यहाँ पर अपन ने एक चीज़ें देखी, एक तो एनर्जी के बारे में पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रॉन की बोर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है, एक तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है। दूसरा हमने देखा कि रेडियस, न्यूक्लियस से ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो एक अपन ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे। दूसरा अपन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब 3 चीज़ें निकालेंगे जो हम एक एक करके पढ़ेंगे हर एक वीडियो में, क्या क्या अपने को निकालना है। देखिए फर्स्ट अपन निकालेंगे इसमें, जो फर्स्ट पढ़ेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ, अब किसके लिए निकालना है, कौन से ऑर्बिट के लिए निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हम इसको n मान लेते हैं। n की जगह जिसके लिए भी निकालना है अपन वो रख लेंगे 1 2 3 करके। तो रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। ठीक है। इसको अपन ने क्या कर लिया, मान लीजिए Rn से डिनोट कर दिया। ठीक है। ऐसे ही अपन निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। इसको मान लीजिए अपन ने क्या लिख लिया, Vn से डिनोट किया। ठीक है। इसके बाद क्या बच गया, एक चीज़ और बच गई, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी को अपन क्या लिखेंगे, E से लिखते हैं। ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अपन ये देखें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है बोर ऑर्बिट में, बोर ऑर्बिट की एनर्जी नहीं है। यहाँ पर कोई बोर ऑर्बिट की एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन की बोर ऑर्बिट में क्या एनर्जी है। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। ठीक है। ये पढ़ेंगे, ये मान लीजिए हमने मान ली En। इनका हम यहाँ पर डेरिवेशन पढ़ेंगे। वैसे तो आगे आपके जो फॉर्मूले हैं इनसे हम जो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे ना, वो आपको आगे न्यूमेरिकल करने में, एक दूसरे स्पीसीज को कंपेयर करने में, उनके रेडियस के क्या कंपैरिजन होगा, उनका वेलोसिटी में कंपैरिजन क्या होगा अदर स्पीसीज का, उनके एनर्जीज में क्या कंपैरिजन होगा, ये सब अपन पढ़ेंगे। फॉर्मूले ड्राइव के बाद आपको फॉर्मूले तो आपको धीरे धीरे अपन यूज करेंगे ना न्यूमेरिकल्स में, तो अपने
याद होते जाएंगे। लेकिन इन सब का अपन एक एक करके डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन रेडियस और वेलोसिटी के डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।